इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और खास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज के सत्र में प्रतिभा बालियान के साथ आप सब सीखेंगे कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, हमारी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉरपोरेट फंक्शनिंग जो होता है उसका अपना एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कम्युनिटी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए। आइए आज पूरी तरीके से जानते हैं किसी भी कॉरपोरेट की क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी। कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी व्यवसाय द्वारा नैतिक व्यवहार करने और उसके आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता दिखती है, जबकि इसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार के साथ साथ स्थानीय समुदाय और समाज भी शामिल होता है। हमारे कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में कॉरपोरेट के जिम्मे ना कि सिर्फ जो बिजनेस रन हो रहा है उसकी ग्रोथ की जिम्मेदारी होती है, उस संगठन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, उसके फाइनेंशियल ग्रोथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बल्कि उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय, उनके परिवार, उनके स्वास्थ्य और उनकी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करने के साथ साथ जो आसपास की कम्युनिटी है, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसके प्रति भी कॉरपोरेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक दायित्व होता है, जो आती है सीएसआर के अंदर में। सीएसआर बोले तो आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा कि ये उनकी सीएसआर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अंडर विंग ऑफ सीएसआर आता है, ये कंपनी का सीएसआर है। तो व्हाट इज सीएसआर? ये सारी चीजें किसी भी संगठन के ग्रोथ और उसके कर्मचारियों की क्वालिटी लाइफ बेहतर करने के लिए, प्लस आसपास की सराउंडिंग की या दूर ऐसे वंचित और गरीब लोगों की कम्युनिटी की ग्रोथ को आगे बढ़ाने या उनको समान तबके में लेके आने की जिम्मेदारी होती है कॉरपोरेट की। आइए देखते हैं आगे कि किस तरीके से कॉरपोरेट अपनी सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभालता है और इसमें क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि क्या गोल है। किसी भी सीएसआर ने अपना क्या गोल डिसाइड किया, क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या उसने एक कम्युनिटी के प्रति उसकी एजुकेशन को ऊपर करने के लिए, या उनकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, या कौशल और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। डिपेंड करता है कि उसने अपना गोल क्या साधा है, 1 साल के अंदर कितना, 5 साल के अंदर कितना, 2 महीने के अंदर कितना। तो सबसे पहले हमारा गोल सेट होता है और ये जो होता है वो लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट आता है, इमीडिएट उसका रिजल्ट नहीं आता। बिकॉज जो भी हम काम करते हैं कम्युनिटी के साथ या अपने कर्मचारियों के साथ, आज काम किया कल रिजल्ट आ गया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं। जो एक्शन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में कंपनी करती है ऐसा नहीं होता, बल्कि ग्रेजुअली इसका इम्पैक्ट समाज पर पड़ता है और उसका रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म के बाद हमको मिलता है। सिंसियरिटी के साथ काम करना होता है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है क्योंकि बहुत आसान नहीं होता। बेसिकली जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वो अवेयर भी नहीं होते कई बार कि हम ये उनकी बेहतरी के लिए, उनकी क्वालिटी लाइफ को चेंज करने के लिए क्यों काम कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांगली नहीं आता और ह्यूमन नेचर के कारण कभी कभी अपने को अनकंफर्टेबल जिसको कहते हैं, या फिर मोटिवेशन की लैकिंग कह लीजिए आप, या मोनोटोनी कह लीजिए,
वो आ जाती है। लेकिन आपको अगर इसमें रिजल्ट पाना है तो उस पक्ष को इग्नोर करना होगा, और ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सिंसियरिटी के साथ आपको अपने इस काम को आगे बढ़ाना है। आपको मार्केट तय करना होता है कि कौन से मार्केट को आप कैप्चर करेंगे। आपके आसपास आपके कर्मचारी तो होते हैं, कर्मचारी भी कई तबके के होते हैं। उनकी किस तरीके की लाइफ में आप बेहतरी कर सकते हैं, क्या उनकी बच्चों की एजुकेशन को लेके, या पर्टिकुलर उनकी हेल्थ को लेके, या उनके घर में जो परिवार के बाकी के अंग होते हैं उनको कौशल को लेके, या सराउंडिंग में जो कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में भी देखना पड़ेगा। बिकॉज जो वंचित और गरीब कम्युनिटी के लोग होते हैं उनमें हर तरीके की बढ़ोतरी के चांसेस होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द यू कि जिस मार्केट को आप कवर करने जा रहे हो या कैप्चर करने जा रहे हो या जिसमें अपनी एक्शन लेने जा रहे हो, तो वो मार्केट कौन सा है, सेगमेंटेड मार्केट पता करना और उसको अपने साथ रिजर्व करना, पार्क करना। अब बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको स्वयं से उठानी होती है किसी भी कॉरपोरेट को। इसमें आपके साथ गवर्नमेंट बॉडीज, कुछ सामाजिक संस्थाएं साथ में सहयोग तो कर देती हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने साथ ओन करनी होती है। एथिक्स पे काम करना, जब आप काम करते हो, प्रैक्टिसेस करते हैं, कई बार लोग कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे अनएथिकली प्रैक्टिसेस भी कर जाते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम नैतिकता को ध्यान में रखते हुए ही तो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे में भी अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो जाएंगी तो फिर कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ही क्या रह जाएगा, और उसमें नैतिक सुधार का समुदाय के लिए सिर्फ और सिर्फ वो पेपर में या फिर किसी लॉज में रह जाएगा, व्यवहार में नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जितना भी करें एथिक्स को ध्यान में रखते हुए करें। सस्टेनेबिलिटी, आप जो भी काम करें उसमें सस्टेन करें, एक दिन नहीं, धैर्य रखें, लगातार करते जाएं, और रेगुलरिटी के साथ काम करने के बाद सस्टेनेबिलिटी के साथ आप अपने रिजल्ट्स को, अपने गोल को पाएं। रिसोर्सेज, ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो आपके रिसोर्सेज क्या हैं। आप जो ये फंड इन पे यूज करेंगे वो आपको अपने कॉर्पोरेट की फंड से मिल सकता है, अपने अकाउंट से मिल सकता है, बट मैन पावर जो यूज करेंगे, जो चैनल यूज करेंगे, वो कितना टेक्निकली साउंड है, कितना कौशल वाला है, कितनी दक्षता वाला है, कितना कमांड वाला है कि उस एरिया में आपका काम पूरी तरह दक्षता से हो जाए, जो रिसोर्सेज आप यूज करने जा रहे हैं उनका एंड रिजल्ट अच्छा आए। अब अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि देखिए कि सीएसआर के तहत प्रदान की गई निधि सामाजिक विकास के मुद्दों के लिए होती है। जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर हमें दी जाता है धन, फंड जो मिलता है वो सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास के मुद्दों के लिए होता है। मुद्दे मीन्स यहाँ पर वो ऐसे ऑब्जेक्ट, वो ऐसे काम कि जहाँ पर ग्रोथ, सामाजिक ग्रोथ हो, जैसे बच्चों की एजुकेशन, जैसे हेल्थ, जैसे सफाई, स्वच्छता अभियान, कौशल का विकास, रोजगार, महिलाओं का स्वास्थ्य, लिंग भेद को खत्म करना, नारी सशक्तिकरण, इस तरीके के मुद्दों पर प्रकृति का संरक्षण, इस तरीके के जब हम मुद्दे पर काम करते हैं उसी में ये फंड हमारा इस्तेमाल होता है, और समाज के आर्थिक रूप से गरीब और वंचित लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव डालती है। जब हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के फंड को इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस राशि को किसी भी बिजनेस में, लाइक एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो बिजनेस इंडस्ट्री में स्कूलिंग भी ओपन की जा सकती है, लेकिन वो एक बिजनेस होगा। अगर हम गरीब और वंचितों के लिए या अपने कर्मचारियों के लिए वो स्कूल और बच्चों की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करते, तब हमारे वो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से गरीब और वंचित लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव डालती हो, ताकि वे एक उत्पादकता से पूर्ण और सम्मानजनक जीवन जी सके, ताकि वो भी एक प्रोडक्टिविटी अपने लाइफ में पैदा कर सके और एक रेस्पेक्टिव लाइफ को जी सके। इस चीज का ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं सीएसआर प्रोज्यता।
सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, कहाँ लागू होता है सीएसआर? क्या सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे सीएसआर लागू होता है? क्या सभी कंपनियों के ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? आपको लगता है ये कंपनी बहुत अच्छा रन कर रही है तो क्या इसके ऊपर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो दूसरी कंपनी बहुत आजकल बहुत नाम उसका हो रहा है, भले वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो, क्या उसकी के ऊपर भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि किन कंपनीज या कौन सी ऐसे कॉर्पोरेट हैं कि जहां पर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी होगी, प्रयोज्यता होगी, कहां पर लागू हो सकता है। आइए देखते हैं। 500 करोड़ या उससे अधिक की निवल कीमत, नेटवर्थ किसी की अगर 500 करोड़ और उससे भी अधिक हो, ऐसी कॉर्पोरेट के साथ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लागू की जाती है। सेकंड, 1000 1000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर, किसी भी कंपनी का 1000 का टर्नओवर या उससे अधिक अगर होता है तो उसके ऊपर हमारा सीएसआर लागू होता है। थर्ड नंबर, 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ, अगर कोई कंपनी 5 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस पर यह एप्लीकेबल होता है। वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, जैसे एक हमारा वित्तीय वर्ष कंप्लीट होता है, लेट से अभी 31 मार्च को हमारा वित्तीय वर्ष खत्म होगा 1 अप्रैल 2023 को, तो जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो टेन्योर था उसमें जिस कंपनी का 500 करोड़ या उससे अधिक की कीमत थी या 1000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर था या 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध प्रॉफिट था, ऐसी कंपनियों के लिए हमारा सीएसआर लागू होता है। गेटिंग? अब देखते हैं कि अपने एनजीओ के लिए सीएसआर वित्त पोषण फंडिंग कैसे प्राप्त करें। ढेर सारे एनजीओ होते हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अपने एनजीओ के लिए फंड कहाँ से लाऊं। जानकारी का अभाव होता है, पता नहीं होता कि मैं फंड को कैसे ले सकता हूँ, कहाँ से ला सकता हूँ, क्या उसका प्रोसेस होता है और किसी भी एनजीओ को क्या तैयारी करानी होती है। आइए देखते हैं। हाउ टू गेट सीएसआर फंडिंग फॉर एनजीओज, बहुत महत्वपूर्ण है सभी एनजीओ वालों के लिए। अब हम देखते हैं कि एनजीओज को फंडिंग किस तरीके से मिल सकती है सीएसआर के जरिए। कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 को समझे। 2013 कंपनी अधिनियम का पार्ट 135 135, ये जो कंपनी अधिनियम 2013 के 135वें पार्ट में खंड में यही लिखा गया है जो पीछे वाली स्लाइड में हमने अभी आपको दिखाया। 500 करोड़ से ज्यादा कीमत की कंपनी, 1000 करोड़ का टर्नओवर या 5 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट अगर किसी कंपनी के पास हो, वो इसके अंदर आता है, उसी पर सीएसआर लागू होता है। तो जब कभी भी हम किसी भी कंपनी के पास फंड के लिए जाए तो विल चेक, हमें क्या चेक करना होगा कि वो कंपनी के पास वो कंडीशंस हैं क्या। 500 करोड़ की कीमत, 1000 करोड़ का टर्नओवर और 5 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट अगर कंपनी के पास है तो वी डिमांड फॉर फंडिंग फॉर एन एनजीओ। अब बात करते हैं कि गैर सरकारी संगठनों के लिए वैधानिक आवश्यकताएं। जो भी एनजीओज होते हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं। सपोज आप किस सिटी के अंदर, किस स्टेट के अंदर, कहाँ पे अपने एनजीओ का काम कर रहे हो, क्या आप उन सारी कानूनी चीज़ों को पालन करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज, आप सभी विधि की जितनी भी अहर्ताएं हैं उनको आप पालन करते हो क्या, ये देखना बहुत आवश्यक है। नंबर 3, उन गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त करें जिनके लिए सीएसआर फंड उपलब्ध है। आप काम कर रहे हैं संस्कृति विभाग में और फला फला कंपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, या फला कंपनी जिसके पास आप पहुंचे हैं उसका लक्ष्य है शिक्षा पे खर्च करना और आप काम कर रहे हैं प्रगति संरक्षण पे, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जहां आप डिमांड करने गए हैं फंड्स की, वो कंपनी किस मद पर,
किस गतिविधि पर अपने फंड को दे रही है और किस तरीके देना चाहती है और उस कंपनी के पास किस गतिविधि के लिए फंड उपलब्ध है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अपने क्षेत्र में कॉरपोरेट दाताओं को समझे और पहचाने। आप जिस एरिया में रहते हैं आप देखें कि वहां पे कौन कौन से कॉरपोरेट हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं, उनकी पहचान करना, उनको रिकॉग्नाइज करना और फिर उनसे मिलना। लेट्स से कोई रियल एस्टेट की कंपनी है और आजकल उसका बड़ा नाम है, आपको लग रहा है कि वो आपको फंडिंग दे सकती है, आपने उसके यहाँ आना जाना, अपना रिलेशन बनाना, नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। वेस्टेज ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल सी आप क्या उसकी वर्थ उतनी है। सेकेंडरी जो आप काम कर रहे हैं क्या उस कंपनी के पास उस गतिविधि के लिए फंड है, अगर है देन फिर आप आगे प्रोसीड करें, जानकारी हासिल करें, बी वाइज। नेटवर्क बनाना प्रारंभ करें। स्टार्ट बिल्डिंग ऑफ नेटवर्क। जब आपको पता चल जाए कि आप इसी मद पे काम कर सकते हैं, आपकी दक्षता और इंटरेस्ट भी उसी में है और कंपनी के पास फंड भी उसी मद का है, तब अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट करें। वन बाय वन आप कई कंपनीज के साथ नेटवर्क में रहेंगे तो ग्रेजुअली आपको फंड मिलना शुरू हो जाएंगे। दस्तावेजी साक्ष्य तैयार करें। कीप योर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस रेडी। आपको अपनी प्रपोजल रिपोर्ट्स देनी होती है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर तैयार होना चाहिए। आपके एनजीओज के कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, आप कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, अभी तक आपने कितना काम कर लिया है, कितना आपके पास करने की ताकत है, कितनी आपके पास कैपेसिटी है, उन सब दस्तावेजों को अपने पास रखें और तब अपने काम को आप आगे बढ़ाएं। फंड्स की डिमांड करने के बारे में सोचें और देखते हैं कि फंडिंग के लिए और आप क्या क्या कर सकते हैं। आवश्यक संसाधन खोजें। आप और क्या संसाधन खोज सकते हैं वो भी आप साथ में देखें कि क्या रिसोर्सेज से आपको आपके एनजीओ को हेल्प हो सकती है। अपने वर्तमान दाताओं से प्रतिक्रिया लें। अपने जो भी आपके जो देने वाले हैं, फंड देने वाले जो कॉरपोरेट्स हैं, उनसे प्रतिक्रियाएं लें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे पूछें, उनसे मिले और उन्हें बताएं कि हम इस मद पे काम कर रहे हैं, इस मद पे काम करने पर हमें क्या मिल सकता है, तो उनसे फीडबैक लें, वो आपको हेल्प करेंगे। दस्तावेजी साक्ष्य तैयार करें। आप अपने दिखाने के लिए प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स को तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका दस्तावेज पूरी तरह से तैयार हो। अपेक्षाओं को वास्तविक रखें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप कई बार ना इतना ज्यादा अवास्तविकताओं में चले जाते हैं, आपको लगता है कि इतना ज्यादा फंड आपको मिल जाएगा जितना आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितने को कवर कर सकते हैं, किस एरिया को किस दक्षता के साथ उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस तरीके का ध्यान रखें और आगे आप अपेक्षाओं को वास्तविक रखें। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको राइट रखें। ध्यान दें उन गतिविधियों को इन्वॉल्व करें जो ऑलरेडी आपके सीएसआर में शामिल हो सकती है। जैसे ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान कर लें कि जो आपके सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत आती ही नहीं है। आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे सीएसआर के अंदर आ सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आप उस गतिविधि के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि आप वास्तविक नहीं होते, आप अपने इमेजिन के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसे इमेजिनेशन के साथ आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपका बिजनेस हो सकता है, लेकिन बात जहां एनजीओ की हुई और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज की हुई तो उसकी एक लिमिटेशंस है। आपको उनकी गतिविधियों के साथ अपनी गतिविधियों का तालमेल बनाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग जाकर आपको फंडिंग्स मिल पाएगी और आप सीएसआर का बेनिफिट लेकर समाज को एक बेहतर बेनिफिट दे पाएंगे, एक अच्छे समाज को ऊपर उठाने का काम आप कर पाएंगे। भूख भुखमरी जहां पर है, कुपोषण जहां पर है, गरीबी जहां पर है, उसका उन्मूलन, उसको खत्म करके उन्हें और उन्नत रास्ते पर लेकर आना, पॉवर्टी को हटाना और आपको हंगर को हटाना, माल न्यूट्रिशन को हटाना और वहां पर हेल्थ देना, अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना। जैसे लेट से राजस्थान की बात करें, बहुत सारे एरियाज में कुपोषण अभी भी है महिलाओं में। स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य का स्तर बहुत
नीचे का होता है, बावजूद उसके कि लगातार सरकार की कोशिशें रहती हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काम करती है, सामाजिक संगठन भी काम करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ वंचित तबके के लोग या महिलाएं या बच्चे कुछ निश्चित एरिया के कुपोषण का शिकार होते हैं, भुखमरी का शिकार होते हैं, गरीबी का शिकार होते हैं। ऐसे में ध्यान देना है कि हम उनको उठाएं और उनके स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा दें, जिससे भारत कोष में योगदान शामिल हो। स्वास्थ्य देखभाल संबंधित पूर्व सतर्कता और स्वच्छता भी शामिल है। हाइजीन प्रैक्टिस, हम देखें कि हम हेल्थ के साथ साथ हाइजीन प्रैक्टिसेस में भी सपोर्ट करें, जिसमें स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल हो। ये ध्यान रखें कि हमारा स्वच्छ भारत का जो कोष है, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे एक एनजीओ के रूप में, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से फंड लेके, तो भारत के स्वच्छ कोष में आप अपनी इस कार्य प्रणाली को शामिल कर पाएंगे, क्योंकि भारत का भी यही उद्देश्य है कि उन वंचित लोगों को बढ़ा के उनकी हेल्थ को बेहतर करके उन्हें समाज के नॉर्मल तबके तक एक पायदान तक लेकर आया जाए। अब बात करते हैं विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने हेतु व्यवसाय कौशल, विशेष रूप से बच्चों महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना। विशेष शिक्षा क्या होती है? जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाती है। जैसे भारत सरकार की उद्यमी योजना, अगर कुछ एनजीओ हैं उद्यमी योजना में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर में आपको ट्रेनिंग देके सपोर्ट कर सकते हैं। कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय की ढेर सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, उनका भी आप सपोर्ट लेकर जगह जगह लोगों को कौशल से जोड़ सकते हैं, ऐसे प्रशिक्षण से जोड़ सकते हैं जिससे वो स्वरोजगार पैदा कर सकें और उनकी कुशलता बढ़ सके। बच्चों के अंदर कुछ इस तरीके के हुनर, आर्ट, ड्राइंग्स, खेल कूद की चीजें, शिक्षा का विकास किया जा सकता है, और स्पेशली महिलाओं को अब आगे बढ़ाने, सशक्त करने, उनको शिक्षित करने और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देकर आगे बढ़ाने का काम इसमें निहित है। और हम क्या कर सकते हैं? हम देखते हैं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। पुरुष, महिला या कोई भी थर्ड जेंडर, सभी को मानव हैं, अगर धरती पर आए हैं तो उन सबको समानता के अधिकार दिलाने की कोशिश करना, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ की केयर करना, महिलाओं को सशक्त बनाना। आज के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में महिलाओं ने सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन ग्रामीण बहुत अधिक निर्जन क्षेत्रों में अभी भी ये प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे एरिया में काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। महिलाओं और अनाथों के लिए घर और हॉस्टल की स्थापना कराना, वृद्धा आश्रम के टाइम या निराश्रित महिलाओं के लिए या विकलांगों के लिए या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था कराना, घरों की व्यवस्था कराना, जहां पर वो रह सके और बेहतर जीवन जी सके। इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए, अनाथ बालिकाओं के लिए विशेष रूप से समाज में महती आवश्यकता होती है। वैसे कोई भी दिव्यांग, कोई भी मानसिक रोगी, कोई भी अगर होमलेस है, सभी को घर की आवश्यकता है, लेकिन बालिकाओं और महिलाओं को विशेष रूप से समाज में अपराध ना फैले और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको पुनर्वास की, उनको घर की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे हॉस्टल की स्थापना करना, बनाना इसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाना, आपको माइंस में खनन करने से रोकना, बहुत ज़्यादा विलय करना, नदियों से रेत निकालना, मिट्टी निकालना, पारिस्थितिक संतुलन, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग संतुलन पैदा करना कि जहाँ पर बाढ़ आती है देखना कि वहाँ के एरिया को किस तरीके से सिंचाई विभाग और सरकार के साथ जानकारी करके किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण। ग्रेजुअली देखते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज, टावर्स, बहुत सारे केमिकल प्रदूषण के कारण हमारे जीव जंतु जो बहुत पर्यावरण में संतुलन की भूमिका निभाते रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जबकि उनकी पर्यावरण को बेहतर करने में और संतुलित रखने में महती भूमिका है। ध्यान रखें कि उनको हम कैसे बचा सकते हैं। ऐसी वनस्पतियां कि जिनकी स्मेल से, जिनके होने से, वातावरण में जिनकी हवा मकरंद फैलने से हम उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण होता है, उनका खत्म हो जाना, उसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको
संरक्षित कैसे कर सके। जैसे बहुत सारे ऐसी संगठन है, लोक भारती इस प्रकार की वनस्पतियों का संरक्षण करता है जो जीवन को अधिक ऑक्सीजन, अधिक स्वास्थ्य देने का काम करती है। पशु कल्याण के लिए, क्योंकि कुछ पशु एकदम आवारा पशुओं की तरह बाहर घूमते रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता है। प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाने के बाद तब भी उनकी गौर नहीं होती। शारीरिक श्रम जब वो खेत में करते हैं या बग्गी में चलते हैं, उसके बाद उनकी व्यवस्था को देखने के लिए, क्योंकि ये पर्यावरण के संतुलन के अंदर आता है। कृषि वानिकी, एग्रीकल्चर को बैलेंस करने के लिए, बेहतर करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होगा वो ही हमारे जीवन के खाद्य का आधार है। वानिकी, वन्य जीव, जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, उन सब का ध्यान रखना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना। प्राकृतिक संस्थानों जैसे हमारी मृदा संरक्षण हुआ, हमारा नदी संरक्षण हुआ, हमारा पहाड़ संरक्षण हुआ, वनस्पति संरक्षण हुआ, इस तरीके के संरक्षण का काम करके हम एनजीओ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उनकी जो गतिविधि चल रही होती है उससे हम पैसा ले सकते हैं और इस फंड को एनजीओ के थ्रू फंक्शनिंग करते हुए, कार्यरत करते हुए समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय धरोहरों, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें इमारतों की मरम्मत और ऐतिहासिक महत्व के स्थल और कला के कार्य भी शामिल है। हमारे राष्ट्रीय धरोहर हमारे बहुत पूर्वजों के बनाए हुए किले हैं, महल हैं, ऐसी ज्योमेट्रिकल आर्किटेक्चर हैं कि जिनका संरक्षण करना, पुरातत्वविद की चीजें हैं जिनका संरक्षण करके अभी आगे आने वाली संतति को बताना कि हमारे पुराने इतिहास में वैज्ञानिक स्तर पर, साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली कितनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस के साथ उन चीजों का निर्माण किया गया था, उनमें क्या क्या लगा था, उनका संरक्षण करना, उनको बचा कर रखना, उस धरोहर को। हमारी कला जो जीवन जीने की कला सिखाती है, उल्लास सिखाती है, उसका बचाव करना, उसको पल्लवित करना और संस्कृति का संरक्षण करना। किसी भी समाज की मूलभूत संस्कृति से ही उस समाज का विकास संभव है। तो मूल संस्कृति को संभाल के रखना, पल्लवित करना, पोषण करना और उसका संरक्षण करना, जिसमें इमारतों की मरम्मत, ये ऐसे पुरातत्व विभाग से और हमारे मंदिर, पुराने किले, पुराने इंस्टीट्यूट, पुराने विद्यालय, पुराने संगठन, जितने भी इमारतें हैं, सड़कें, पुल, उन सब की मरम्मत करना और उनके ऐतिहासिक महत्व के स्थल और वो किस कला को प्रदर्शित करते हैं और उनका ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब बताते हुए जागरूकता फैलाने के साथ साथ समाज में उसको एक स्थान देने की कोशिश करना, ये हमारे एनजीओ का कार्य है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, के फंड के तहत उनके साथ मिलकर किया जा सकता है। अब बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों। जो हमारे सैनिक होते हैं, जो पहले रहे हैं, जिन्होंने कभी काम किया है, उनकी विधवाओं, पेंशनों या युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों के पराश्रित परिवार, आश्रित परिवार, उनको ऐसे कुछ संगठन जो इन सब को संरक्षण का काम देते हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना, उनकी जीविका को बेहतर बनाना, आश्रितों को लाभ दिलाना, उन सब का काम भी आप कर सकते हैं। ग्रामीण खेलों, ग्रामीण में खेल होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरा ओलंपिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण। सिर्फ प्रशिक्षण वो ही नहीं कि जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो ही खेलें, वही एडमिशन ले, बल्कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है। खेलों के प्रति जागरूकता, खेलों के प्रति बढ़ावा, खेलों के प्रति उत्सुकता, उल्लास पैदा करना, जागरूकता की भावना लेकर आना, जिससे कि एक स्वस्थ दिनचर्या, एक स्वस्थ मस्तिष्क और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। ऐसी जागरूकता पैदा करने के लिए भी आप CSR से फंड्स लेकर एनजीओ के थ्रू काम कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न तरीके के ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर के खेल, मान्यता प्राप्त खेल, पैरा ओलंपिक खेल और ओलंपिक खेल निहित हैं।
अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य कोष में योगदान। जैसे होता है, हमारे जितने लोग शहीद होते हैं, हमारे उनकी विधवाएं होती हैं। कोरोना समय में एक राहत कोष बना था। जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है समसामयिक, उसमें राहत कोष जो होते हैं, उन राहत कोषों में पैसा अनुदान करने का काम भी आप एनजीओ के थ्रू करा सकते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और अंशदान या निधि दिलवाना। जैसे कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके अंदर आप इंडस्ट्रियल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं और उसको प्रोवाइड करा के उसमें अंशदान या निधिदान करा सकते हैं। इससे भी समाज में एक बेहतर बढ़ावा मिलता है एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को। और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद वो कुछ जीवन में बेहतर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम कर सकते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के जरिए। ये हमने पहले भी एक बार देखा था कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या क्या कवर किया। फर्स्ट था हमारा गोल हमारा निर्धारित होना चाहिए जिस पर हम काम करें। लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आता है, लेकिन हमें अपना गोल भी लॉन्ग टर्म ही डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस और शॉर्ट टर्म का काम नहीं होता है। सिंसियरिटी, हमें काम बहुत सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप एनजीओ काम करता है, रिजल्ट आता नहीं दिखता है, चैलेंजिंग होता है, तो मोनोटोनी हो जाती है, मोटिवेशन डाउन होता है। ऐसे में अपना सिंसियर लेवल बना के रखना, रिजल्ट ओरिएंटेड होना, अपने गोल तक पहुंचना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। मार्केट, जिस मार्केट को आप कवर करते हैं, जिस मार्केट में आप काम करते हैं, तो आप देखें वो मार्केट को चुनना, तय करना, उस मार्केट में से स्पेसिफिक किस गतिविधि पे आप काम करेंगे उसको डिसाइड करना। जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो एथिकफुली होनी चाहिए। नॉन एथिक प्रैक्टिसेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। वैसे ही CSR का मतलब है कि आप नैतिकता से उन सभी लोगों की गुणवत्ता को, लाइफ की गुणवत्ता को और बेहतर करें। और अगर ऐसे में कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस आ जाती है तो वो अपने आप में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर दाग होगी। बेहतर है इस तरीके का वर्ड्स या इस तरीके की सोच एटलीस्ट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर ना आए। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? आपने जो जिम्मेदारियां उठाई हैं वो पूर्णतः आपकी हैं, ठीक है। आपको कई बार कुछ सरकारी संगठनों से गाइडलाइंस मिल जाती है, कई बार आपके साथ कुछ और सामाजिक संगठन, कुछ राजनीतिक लोग भी साथ दे देते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी अपनी है जिसे आपको स्वयं पूरा करना होता है। सस्टेनेबिलिटी, एटलीस्ट आपको सस्टेन होना होता है मार्केट में। आप लगातार काम करते हैं, आपकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, तो आपको एक नहीं दूसरे कॉर्पोरेट भी फंड देने के बारे में सोचते हैं, आपका क्रेडिट अच्छा होता है। और क्या क्या हो सकती है? ग्रामीण विकास परियोजनाएं, जिसपे आपका ग्रामीण विकास पे आता है, नरेगा जैसी स्कीम्स, आंगनबाड़ी जैसी स्कीम, और बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स। आपका जो वैक्सीनेशन स्कीम है, हेल्थ को लेके ढेर सारे काम हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं पर काम हो सकता है, 50+ पर काम हो सकता है, छोटे बच्चों के कुपोषण पे, विकास पे काम हो सकता है, गलियों सड़कों के निर्माण पे विकास हो सकता है, गांव के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मंडी बनाकर शहर में बेचने बिकवाने का काम हो सकता है, उनकी यूनियन बनाई जा सकती है। ट्रांसपोर्ट के कामों में उनको साधन उपलब्ध कराकर ट्रांसपोर्ट का काम दिया जा सकता है। गंदी बस्तियों का विकास, गंद स्लम एरियाज के डेवलपमेंट में तो उनके बच्चों की हाइजीन, वैल्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, नॉर्मल बिहेवियर, वाइफ्स एंड हस्बैंड्स के रिलेशनशिप, आलसी ना पड़े रह के काम पे जाने की आदत, क्राइम कम हो, गंदी आदतों में ना पड़े, नशा ना करें, उस बस्ती को साफ सुथरा रखे, वहाँ पे पानी की निकासी हो, मच्छर ना हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, और सबके राशन कार्ड हो, सबके पास आपके आधार कार्ड हो, सबके पास जो भी सरकार की योजना स्वास्थ्य संबंधी आती है सब तक पहुँचे, वो अवेयरनेस हो। इस तरीके से
गंदी बस्तियों का विकास कर सकते हैं। किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड है, महिलाओं के लिए गर्भवती योजनाएं हैं, फैमिली प्लानिंग्स की योजनाएं हैं, उनकी एजुकेशन है उन सब के बारे में, और संक्रामक बीमारियों के बारे में, सीजनल बीमारियों के बारे में उनको अवेयर करके गंदी बस्तियों का विकास किया जा सकता है। अन्य क्रियाएं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि महिलाओं के उत्थान के काम आपको कम्युनिटी चैनल्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे जागरूकता प्रोग्राम्स, संस्कृति विभाग से लेके संस्कृति को बढ़ाने का काम, जन जन तक पहुंचाने का काम, आपकी पर्यावरण को पौधे बचाओ योजना, सड़क के नियम, सड़कों पर दुर्घटना कम हो, कानून को मानने के काम, और बहुत सारी गतिविधियां इस प्रकार की हो सकती हैं जब आप सहयोग दे सकते हैं अपना समाज की बेहतरी के लिए, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए, उन्हें सामान्य तबके तक लाने के लिए, और साथ में ये जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है वो कॉरपोरेट को एक बेहतर तरीके से उपयोग में लाने के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? वो तो हम सभी के ऊपर है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कम लोगों ने सुना होगा, अधिकतर लोगों ने सुना होगा कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे आम भाषा में CSR कहा जाता है। CSR एक ऐसा कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉरपोरेट समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए वंचित और गरीब तबके को बेहतर गुणवत्ता भरा जीवन देने के लिए फंड देता है, या स्वयं काम करता है, या किसी NGO के थ्रू, सामाजिक संगठनों के थ्रू काम कराता है। और ESR क्या होता है? एंटरप्रेन्योर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी व्यवसाय या कोई भी व्यवसाय जो चल रहा होता है उसकी भी अपनी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइए अब शुरू करते हैं, इस सत्र में जानते हैं सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो किसी एंटरप्रेन्योर की है, किसी व्यवसाय की है। देखते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर टू व्हाट द बिजनेस डज ओवर एंड अबोव स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व यह दर्शाता है कि समाज के लाभ के लिए वैधानिक आवश्यकता के अलावा व्यवसाय क्या करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में किसी व्यवसाय के लिए क्या आता है? इस सामाजिक उत्तरदायित्व किसी भी व्यवसाय का वह बताता है कि वो वैधानिक तरीके से अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, समाज के लाभ के लिए, समाज के कल्याण के लिए क्या करता है। जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय रखता है, अगर देखा जाए तो समाज का भला कर रहा है क्योंकि रोजगार दे रहा है, लेकिन उस रोजगार को देने में, पारिश्रमिक लेकर पैसा देने में अनडाउटफुल वो व्यक्ति का जीवन में बेहतरी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सामाजिक लाभ के लिए अपनी निहित आवश्यकताओं को, अपने निहित लाभ से हटकर क्या करता है, वो आपके सामाजिक दायित्वों के अंदर आती है। जैसे विभिन्न हित समूह के प्रति जिम्मेदारी, किसी भी व्यवसायी की या एक बड़े व्यवसाय की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अलग अलग ग्रुप्स के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए। समुदाय आपके साथ काम करने वाले लोग, समुदाय आपकी सराउंडिंग में आने वाले लोग, समुदाय आपके बिजनेस की वजह से आसपास उनके जीवन पर प्रभाव, कु या सु प्रभाव पड़ने वाले लोग, आपके काम आने वाले लोग, आपको सहायता देने वाले लोग, ऐसे लोगों का समूह। यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि ग्राहक संतुष्टि संगठनात्मक लक्ष्य को संतुष्ट करने की कुंजी होगी। दैट इज फैक्ट। अगर आपके ग्राहक संतुष्ट हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग की,
आपने सर्विसेज दी, आपने कुछ भी काम किया, अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो ये संगठन को ऊपर तक लाभ ले जाने की दृष्टि से आपका सक्सेसफुल रेट शो करती है। लेकिन और ये फैक्ट है कि अगर आप सभी को, अपने ग्राहकों को हर तरीके से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी मैन्युफैक्चरिंग या जो भी सेवाएं या जो भी प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करा रहे हो उसकी गुणवत्ता भी बेहतर है, गुणवत्ता के साथ साथ वैधानिक रूप से भी वो सही है, तो ये आपके संगठन की सक्सेस रेशियो बताता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं को समझना। लेट्स से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिव्यांगों के लिए इक्विपमेंट बनाती है और बुजुर्गों को, दिव्यांगों को अगर उस पैरासाइकिल मशीन में बैठने के बाद सेटिस्फेक्शन है लेकिन उनकी डिमांड और ज़्यादा बेहतरी की है, तो उन इच्छाओं को पूरा करना, अमाइनमेंट करना और प्रोड्यूस करके देना, वो उन इच्छाओं को समझना, लागू करना आपकी दायित्वों के, सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत आती है। अगर कोई आप मेडिसिन बना रहे हैं, माना किसी मेडिसिन का रसायन आपके एक दर्द को तो ठीक करता है लेकिन बहुत सारा कुप्रभाव भी आपके शरीर पर छोड़ता है, तो आपका सामाजिक दायित्व है कि उन कुप्रभावों को कम करने वाले एलिमेंट्स या केमिकल्स को भी उसमें जोड़ के कुछ इस तरीके का निर्माण करना लगातार रिसर्च के बाद कि जो समाज के हित में हो, समाज के लाभ में हो। लेट्स से कोई आपने इंडस्ट्री लगाई और इंडस्ट्री से कोई मैन्युफैक्चरिंग आपकी हुई और मैन्युफैक्चरिंग का लाभ मिलता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है और आपकी सुविधा, ग्राहक की सुविधाओं की चीज़ें आती है, लेकिन उससे निकलने वाला पानी, उससे निकलने वाला धुआं, उससे निकलने वाली जहरीली गैस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, आसपास के समुदाय को नुकसान पहुंचा रही है। तो उन नुकसानों को कम किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे उन लोगों को बचाया जा सकता है और उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ निर्माण भी किया जा सकता है, ये सब आपके सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आता है। व्यापार के कामकाज की दक्षता में सुधार करने के लिए आपका व्यापार है और आपका एक सामाजिक दायित्व है, आपके पास अनस्किल्ड लोग आते हैं, तो दैट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने साथ आने वाले लोगों को दक्ष बनाएं, हुनरबाज बनाएं, टेक्निकली साउंड बनाएं, उस प्रोफेशन के अनुरूप में डालें जिस प्रोफेशन के में आप काम ले रहे हैं, ये आपकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस तरीके से आप जब अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, आपके साथ काम करने वाले लोगों की दक्षता को बढ़ाते हैं और ग्राहकों की इच्छाओं का और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, तो इन सब को करते करते आप अपनी उत्पादकता भी बढ़ाएं। ये भी आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और आपकी चीज़ें अच्छी हैं, ग्राहक को अच्छी लग रही हैं, आपके पास लोग भी दक्ष हैं, दक्ष होकर काम कर रहे हैं, तो आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। हमेशा आप प्रसार की तरफ चलें, एक्सपेंडेड रहें, जिससे ये आपका सामाजिक दायित्व है, जिससे कि समाज को लाभ हो और अधिक मात्रा में लाभ हो। ये किसी भी एंटरप्रेन्योर, किसी भी व्यवसायी या बड़े व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सामाजिक दायित्व। कीमतों में कमी, जब आप उत्पादकता को बढ़ाएंगे आप देखेंगे कीमतों में कमी आएंगी। हैवी प्रोडक्शन होगा, नेचुरली उसकी कीमत कम होगी, कीमत कम होगी तो समाज लाभान्वित होगा। कम कीमत में अधिक गुणवत्ता वाला समाज सरलता से उपलब्ध हो जाएगा और समाज को लाभ होगा। आपके प्रोडक्शन करने की, आपके व्यवसाय में रहने की, ये एक सामाजिक दायित्व आपके ऊपर है। कीमतों में कमी, आपके जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और प्राइस रिड्यूस होने से लोगों को, आपके आसपास ग्राहकों को बेनिफिट अधिक होगा। और क्या होगा? गुणवत्ता और सेवाओं में सुधार, इम्प्रूव क्वालिटी एंड सर्विसेज। आपके लोग दक्ष होंगे, आपके साथ ही काम करने वाले, आपने दक्षता, टेक्निकली साउंड कर दिया होगा उस प्रोफेशन में,
आपने उनको हुनर सिखा दिया होगा, आपने प्रोफेशनली उन्हें साउंड किया होगा, तो अब दक्षता बढ़ना निश्चित है। और जैसे ही दक्षता बढ़ेगी तो आपका जो प्रोडक्शन होगा उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, अब आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे और सेवाओं, और जो भी आप सर्विसेज दे रहे होंगे ग्राहक को, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये गुणवत्ता और सेवाओं में निरंतर सुधार लाना आपके सामाजिक दायित्व में निहित है। अब देखते हैं, वितरण प्रणाली को निर्विघ्न करें, स्मूदन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम अपने आवंटन वितरण प्रणाली को निर्विघ्न करना, कैसे हिंड्रेंस फ्री कर सकते हैं, कैसे हेजल फ्री कर सकते हैं, कैसे बहुत स्मूदन रन कर सकते हैं। हम जो बांटते हैं, अपनी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बहुत स्मूथली रन करें। उसकी स्ट्रेटजी हम इस तरीके से प्लान करें, जो भी हम उसकी कार्य प्रणाली बनाए, जो भी संरचना निर्धारित करें, उसको इस प्रकार से लेकर चले कि जब वितरण हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हो, चाहे वो काम का हो, तो वो निर्विघ्न हो, ताकि ट्रांजैक्शन स्मूथली हो जाए, काम का फंक्शन स्मूथली रन करता रहे। गुणवत्ता में सुधार और नवीन उत्पाद पेश करने के लिए R&D शुरू करना। आपको क्वालिटी इंप्रूव करना है। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और नए नए प्रोडक्शन, नया क्रियान्वयन, क्रिएटिविटी को लेकर आने के लिए आपको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना है। क्योंकि रिसर्च करेंगे, आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज को देखेंगे, उनके प्रोडक्ट्स देखेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट और सिमिलर सर्विसेज जो भी इंडस्ट्री, जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी संगठन दे रहा है, उसको जब आप कंघालना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे R&D करते करते आपको बेहतर गुणवत्ता वाला सर्विसेज, बेहतर गुणवत्ता वाला प्रोडक्शन आप करना स्टार्ट कर देंगे। और ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए निहायत आवश्यक है। उसकी ये सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो R&D करते हुए किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्शन को, अपनी सर्विसेज को क्वालिटी वाइज बेहतर प्रदान करें। उचित मूल्य पर माल की आपूर्ति करना। आप ये भी देखना होगा कि जो आपकी सप्लाई है वो काफी रीजनेबल रेट पर हो। रीजनेबल रेट पर सप्लाई रहेगी तो बेहतरी के चांसेस ज्यादा रहेंगे, प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बिक्री के बाद आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। बहुत बार ये होता है, आपका प्रोडक्शन कोई लेके गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट किसी ने परचेज किया, आपने किसी को सेवाएं दी, या अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं भी है, आप सर्विसेज में हैं, तो आपने एक बार पेमेंट लेने के बाद, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, या वस्तु बेचने के बाद, उसके बाद की कोई सेवाएं आपने नहीं दी। ये आपका सामाजिक दायित्व बनता है कि एक बार जिस भी चीज का लाभ आप ले रहे हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, जिस व्यवसाय में आप हैं, आप कमिटेड हैं, एक बार काम करने के बाद भी आपको लगातार बेहतर सर्विसेज देनी है। बेहतर सर्विसेज देकर आप अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हैं, और यही सामाजिक दायित्व आपके व्यवसाय को और ऊंचा उठाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद का उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो, आप यह भी सुनिश्चित करें कि आपने जो प्रोडक्शन दिया है, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने जो यूनिट बना के दी है, आपका ग्राहक उसे खुशी खुशी लेकर गया है, और आपको बदले में एनर्जी एक्सचेंज पैसा भी देकर गया है, आपका प्रॉफिट भी सुनिश्चित हो गया है। लेकिन आपके उस बेचे हुए सामान से आपके ग्राहक के जीवन में कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो आप सामाजिक क्वेश्चन के घेरे में आते हैं, क्योंकि आपका सामाजिक दायित्व है कि किसी भी ग्राहक को ऐसी वस्तु प्रदान करना जिससे उसके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, बल्कि वो प्रोडक्ट लेकर उसका जीवन सकारात्मक हो, बेहतर हो, उसके इस्तेमाल के लिए वो चीज हो, लेकिन बेहतरी के लिए हो। ये आपका सामाजिक दायित्व कहलाता है। अब हम बात करेंगे हितधारकों के प्रति उत्तरदायित्व। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो स्टेक होल्डर्स के प्रति किसी भी व्यवसाय की,
क्या क्या हो सकती है, आइए जानते हैं। नंबर 1, उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी पर उचित वापसी। जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने जो भी पूंजी लगाई थी शुरू में, आपके पास उस जो इन्वेस्ट किया था उस पर उचित वापसी। लेट्स से आपने 10% रिटर्न पर उनकी पूंजी लगवाई थी, आपने 20% रिटर्न पर उनकी पूंजी लगवाई थी, या उनकी पूंजी लगवाने के बाद आपने कुछ अमाउंट प्रोडक्शन का तय किया था कि आप उन्हें उतना देंगे। आपके साथ लॉसेस में आप गए हो, प्रॉफिट में आप गए हो, आपने जो निवेशकों की पूंजी लगवाई थी, जो कमिटेड थे आप, ये आपका सामाजिक दायित्व बनता है उसे उसी रूप में, उसी वायदे के साथ उन्हें वापस देना। लाभ या बोनस भुगतान योजना में एक हिस्सा। अगर आप पहले से आपने तय किया है कि आप अपने निवेशकों को, आप अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश भी देंगे, बोनस भी देंगे, तो उनका आपके लाभ में या बोनस की योजना में भी एक हिस्सा होना सामाजिक दायित्व कहलाता है। अब बात करें स्थिर सरकार के माध्यम से निवेश के लिए राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा कानून। स्थिर सरकार, जो भी सरकार उस टाइम स्थिरता के में होती है, उसके माध्यम से जो भी निवेश कर रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है, उसके लिए सिक्योरिटी हो, राजनीतिक भी, पॉलिटिकल भी और आर्थिक भी। ऐसा कोई नियम हो, ऐसा कोई कानून हो, ऐसा ना हो कि आपके साथ किसी ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उसका कोई दावा ना हो। पॉलिटिकल भी और आर्थिक रूप से भी एक ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर किसी ने निवेश किया है तो उसका वो निवेश का रिटर्न किसी भी एंटरप्रेन्योर से उसको वापस मिलना चाहिए। और आपका ये सामाजिक दायित्व भी बनता है कि अगर आपके पास किसी ने निवेश किया है तो उसका पैसा लौटाना सुरक्षा के साथ आपको चाहिए ही चाहिए। ये आपके सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं कि कर्मचारियों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज। सफल संगठन कर्मचारियों के मनोबल पर काफी हद तक निर्भर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके कर्मचारी जितने खुशहाल होंगे, उनका मनोबल जितना ऊंचा रहेगा, आपका काम उतना ही बेहतर होगा। हर कदम बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के लिए आपको उनके बारे में सोचना, उनको प्रशिक्षित करना, उनको तोहफा देना, उनका हौसला बढ़ाई करना, उनको पारिश्रमिक में थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा कर देना, ऐसी आशावान, उत्साह व परिवर्धक एनवायरनमेंट देना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तभी आपके कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होगा और आपका प्रोडक्शन बेहतर होगा। उचित मजदूरी का भुगतान। आपको जो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को जो पेमेंट होती है वो उचित देनी चाहिए, कभी भी लो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका मनोबल गिरेगा और मनोबल गिरेगा तो काम बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि एक जो लेवल की पेमेंट है वो पेमेंट देनी ही देनी चाहिए। उचित कार्य मानकों और मानदंडों की स्थापना। जो कार्य के मानक होते हैं, आपने किसी को बोला है 8 घंटे काम करना है और उसमें आपको निश्चित राशि ये मिलेगी। किसी के स्किल के हिसाब से आपने बोला कि उसे 4 घंटे काम करने हैं, तो उससे आप ये काम लेंगे तो उसको ये राशि मिलेगी। तो हर व्यक्ति की क्षमता के अकॉर्डिंग या जो आपने तय किया है ज़रूरत के, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो मानक तय करना कि कौन कितना काम करेगा और किस काम पर उसको क्या उचित मूल्य मिलेगा, उसके क्या मानदंड होंगे, उसके क्या स्केल होंगे, क्या स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स होंगे, ये निर्धारित करना बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब बात करते हैं कि श्रम कल्याण सुविधा का प्राविधान, द प्रोविजन ऑफ द लेबर वेलफेयर फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रम कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई जो भी योजनाएं हैं उनको लागू करना, क्रियान्वयन करना, उनको उनके साथ कनेक्ट करना, कोरिलेट करना, दैट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी बिजनेस। बिकॉज श्रमिक की जान माल का नुकसान, उनके स्वास्थ्य का नुकसान, या जो भी सरकार या राजनीति या अलग अलग संगठनात्मक संरचनाओं के तहत उन्हें जो लाभ मिलना है, अगर उनका वो श्रम कल्याण के तहत उनके वेलफेयर का आप ध्यान रखेंगे
तो वो बेहतर काम करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए ये उसकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कार्यकर्ता के उचित प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। अपग्रेड होती चली जाती हैं चीज़ें, आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराइए, स्किल बनाइए, टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराइए, जिस तरीके की ट्रेनिंग्स की आपको ज़रूरत है। आपके साथ रहने वाले कर्मचारियों को हमेशा अपग्रेड करते चलिए, उनको प्रशिक्षित करते चलिए, ये भी आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तभी एक व्यवसाय बेहतर हो सकता है और आपके साथ लंबे समय तक लोग अपग्रेड होते हुए खुद को अच्छा महसूस करेंगे, मनोबल बढ़ेगा, बेहतर काम देंगे, बेहतर रिजल्ट आएगा, आपका बेनिफिट होगा और आप अपनी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके अच्छा भी महसूस करेंगे। अब बात आती है अंतर व्यापार के प्रति जिम्मेदारियों की, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इंटर बिजनेस। ये व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी में विभिन्न व्यवसायों के बीच एक स्वस्थ सहकारी व्यवसायिक संबंध स्थापित करना। माना कि कई 2-3 तरीके के बिजनेस हैं, उन सब बिजनेस के बीच में एक व्यवस्था को, एक सहकारी व्यवस्था को बना के रखना। लेट्स से आपका बिजनेस को रिलेट करता है किसी दूसरे बिजनेस से, फिर तीसरे बिजनेस से, फिर चौथे बिजनेस से, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब बिजनेस के बीच में एक सहकारी व्यवस्था को मैनेज करना, बना के रखना, संभालना। अनुचित और अनैतिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी के कारोबार में अनुचित हस्तक्षेप की रोकथाम। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एंड अनएथिकल कंपटीशन एंड अनफेयर इंटरफेरेंस इन द रिवाइवल बिजनेस। ये आपकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी है कि बिजनेस में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस ना करे, अनफेयर प्रैक्टिस ना करे, कोई ऐसा हस्तक्षेप ना करे कि जिससे ऐसी प्रतिस्पर्धा पैदा हो। कई बार क्या होता है कि टारगेट्स पूरा करने के चलते कुछ लोग अनुचित अनएथिकल प्रैक्टिसेस किसी बिजनेस में शुरू कर देते हैं। उसकी रोकथाम करना, उस पर निगाह रखना, हो सकता है आपने अलाउ नहीं किया हो, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ में जो सीनियर एंड हायरार्की सिस्टम में होते हैं, कई बार वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिजल्ट ओरिएंटेड होने के नाते, टारगेट ओरिएंटेड होने के नाते या कंपटीशन ओरिएंटेड होने के नाते शुरू कर देते हैं। ना आपको करना चाहिए, ना ही उन्हें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इसकी रोकथाम होनी चाहिए। दैट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्दी कंपटीशन, ठीक तरीके से अपनी कंपटीशन में चीज़ों को बेहतरी करना, गुणवत्ता के साथ लेके आना, वो अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन किसी और से बेहतर उसको ख़त्म करके या उसको बिगाड़ करके या दूसरे को नुकसान पहुंचा करके आगे आना, ये सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है। अनैतिक विज्ञापन दिखाने के लिए नहीं। कई बार बहुत सारे आप अनैतिक विज्ञापन भी दिखाते हैं। ये भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बिजनेस में कोई अनैतिक विज्ञापन का दिखावा प्रमोट ना होने देंगे और ना ही करने देंगे। अब बात करते हैं कि आपकी आपके स्टेट के प्रति, कंट्री के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होती है, सरकार के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी तरह से ईमानदारी से अपना बकाया और करों का भुगतान करेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं तो आपको अपने सारे के सारे वाहनों के टैक्सेस, सड़कों के टैक्सेस, टोल टैक्सेस सभी देने चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री का टैक्स है, सेल टैक्स है, आपके और बाकी के टैक्स है, आपके वाटर टैक्स है, आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी के टैक्स है, उस तरीके के सारे टैक्सेस आपको ईमानदारी के साथ पे करना चाहिए। वह अपने माल, वस्तुओं और सेवाओं को उचित कम कीमतों पर मिलावट के बिना बेचेगा। एक एंटरप्रेन्योर का, एक व्यवसायी का अपने व्यवसाय को लेकर ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सामाजिक दायित्व है कि वो अपना बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है, कई बार डिमांड होने पर उसे हायर रेट में बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करेगा। कम रेट में, एवरेज रेट में, जिससे उसने बना, अपना प्रॉफिट लेते हुए और बिना मिलावट के हमेशा बेचेगा। ये उसकी सामाजिक दायित्व है। यह एक कानून का पालन करने वाला नागरिक होगा। हमारे भारत सरकार के, हमारे राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न कानून होते हैं। हम उन सभी कानूनों का पालन करेंगे। यह अनुचित तरीकों से राजनीतिक समर्थन नहीं खरीदेगा।
ये ध्यान रखेगा कि किसी भी राजनीतिक समर्थन को पाने के लिए, इन्फ्लुएंस लेने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी राजनीतिक समर्थन को किसी भी रूप में नहीं खरीदेगा। ये उसका सामाजिक दायित्व है, ताकि प्रेशर पड़कर दूसरा कंपटीटर परेशान ना हो जाए या बाकी के लोगों को उनका प्रोडक्ट जबरदस्ती ना लेना पड़े। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख क्षेत्र जहां व्यवसाय कर सकते हैं और सामुदायिक कल्याण की दिशा में योगदान भी कर सकते हैं। हम ऐसे एरियाज को चुनेंगे कि जहां पर हम व्यवसाय करें, जहां से एम्प्लॉयमेंट भी हमें ज़्यादा मिल जाए और एक ऐसी कम्युनिटी भी हो जिस कम्युनिटी को हम हेल्प भी कर सके। समाज कल्याण का भी काम साथ के साथ हो, हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाना। कई बार क्या होता है ना कि हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं। जहरीली गैसें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स निकालती हैं, जहरीला पानी निकालती हैं, जिससे वहाँ के पर्यावरण पे पूरी तरह वहाँ के जीव जंतु, आसपास रहने वाले मानव आबादी की स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किस तरीके की चीज़ों का, केमिकल का इस्तेमाल किया जाए कि ये होने वाला नुकसान जो सराउंडिंग में लोगों को हो रहा है कम से कम हो या ना हो, या उसको किस तरीके से परिवर्तित करके रीयूज किया जा सकता है उस एनर्जी को, जिससे वो नुकसान ना देकर पर्यावरण में संतुलन स्थापित करे, पारिस्थितिक संतुलन बनाए। व्यवसाय द्वारा विकलांग जनसंख्या का पुनर्वास, हाँ, ये किया जा सकता है। आपके व्यवसाय से जो दिव्यांग प्रकोष्ठ के लोग होते हैं, जो दिव्यांग जन होते हैं, वो भी हमारी तरह कहीं न कहीं एक विशेष प्रतिभा लेकर पैदा होते हैं। ईश्वरीय सत्ता ने उन्हें भी संसार में भेजा है, उनको पुनर्वास देना, उनको काम देना, आपका सामाजिक जितना आप दे सकते हैं, निर्भर करता है कि आपके काम का नेचर क्या है। कोशिश करें कि उनको भी काम दें, ये आपके सामाजिक दायित्व में आता है। इलाके के सभी विकास में सहायता करना। जिस एरिया में आपका बिजनेस है, लेट्स से वहाँ की सड़कों का निर्माण करवाने में, वहाँ का स्वच्छ योगदान करने में, वहाँ के लोगों को जागरूक करने में, वहाँ आपका एम्प्लॉय डेली आता है, वहाँ के रोड के नियमों का पालन करने में, वहाँ के चौराहों की लाइटों का पालन करने में, उस इलाके से संबंधित प्रशिक्षण में, उस इलाके से संबंधित जन जागृति मंच पर, उन इलाके से संबंधित एजुकेशन में, स्वास्थ्य मेलों में, सभी तरीके से आपकी प्रतिभागिता होना आपके सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आता है। व्यापार संचालन की दक्षता में सुधार। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका यह भी सामाजिक दायित्व है कि आप इस संचालन को प्रतिदिन और अधिक बेहतर और अधिक बेहतर और अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके मैनेजमेंट को, तो वो सारी लर्निंग अप टू डेट होना, श्रम को प्लस अपने कर्मचारियों को करना, ये आपके सामाजिक दायित्व में आता है। आज की टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, बहुत सारी एडवांस चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी, उन सबको चेंज करना अपनी यूनिट में, अपनी सर्विसेज में, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, और अपने साथ साथ, अपने सिस्टम के साथ साथ स्पेशली कर्मचारियों में उस तरीके की दक्षता को, उस तरीके की एडवांसमेंट को इम्प्लीमेंट कराना, ट्रेनिंग देना, ये आपकी व्यापार के संचालन में सामाजिक दायित्व को आगे बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदु पर, टेक अवे, हम यहाँ से क्या क्या लेकर जाएंगे, आइए देखते हैं। व्यावसायिक नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्य और सिद्धांत शामिल होते हैं, और संगठनों में व्यवहार कैसा हो, इसका मार्गदर्शन में मदद मिलता है। सिंपल, हम देखते हैं कि व्यवसाय जो होता है उसमें नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोरल वैल्यूज को लेकर, एथिक्स को लेकर हमारा सामाजिक दायित्व है कि कोई भी व्यवसाय काम करे, और सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी में उसके जो प्रिंसिपल है और उसके जो वैल्यूज हैं वो सब इंक्लूड करते हुए वो अपने व्यवसाय को रन करे, और संगठनों में व्यवहार कैसा हो इसका मार्गदर्शन करने में मदद मिलता है। जो संगठन है उसमें हम किस तरीके से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं, ये एक आईना होता है। अगर आप अपने सामाजिक दायित्व को समझते हैं तो एक दूसरे के प्रति हित की भावना, सबको साथ लेकर चलने की भावना, सबको आगे बढ़ता हुआ देखने की भावना के साथ आप काम करें, ये आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा और यह आपके सामाजिक दायित्व में भी आता है।
कारोबार में हितधारकों की जरूरत और समग्र रूप से व्यक्तियों या समाज को प्रभावित किए बिना लाभ कमाने की उनकी इच्छा के बीच संतुलन होना चाहिए। ऐसे में हमें देखना चाहिए कि जो हमारे हितैषी हैं, जैसे हम हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, निवेशक हैं, हमारे ग्राहक हैं, जिनको हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट उन्हें दे रहे हैं, तो उनका भी हित इन्वॉल्व रखें, उनको भी लाभ मिले, जो भी चीज़ वो हमसे खरीदें। हमारे साथ स्टेक होल्डर्स ने अगर अपना पैसा लगाया तो उनको भी लाभ मिले, जो निवेशक हैं उनको भी ना लाभ मिले। ऐसी भावना से हम बिजनेस करें और जो सारे के सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो हमको रॉ मटेरियल में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमको कच्चा माल दे रहे हैं, हमें सप्लाई कर रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, हमसे कनेक्टेड बिजनेस में हैं या हम उनसे कनेक्टेड बिजनेस में हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे कर्मचारी जो हमको साथ देते हैं, हमारे काम करते हैं, तो समग्र रूप से हम सबके हित के बारे में सोचें और उन्हें मार्गदर्शन देते हुए जाएं। अधिक मैं ही कमा लूं, इस इच्छा में संतुलन रखना आपकी सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। सबका हो एक साथ विकास, इस भावना के साथ अपने व्यवसाय को लेकर चले और आप भी अपना लाभ कमाए, ना कि सिर्फ आप लाभ कमाए और बाकी सबका नुकसान हो। इस भावना को संतुलन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके संगठन को मजबूती देता है और आगे बढ़ाता है। ये आपके एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूर्ण रूप से निर्वहन के लिए आपको एक उत्तरदायी बनाता है। और आपने बहुत कुछ जाना आज इस सत्र में। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एंटरप्रेन्योर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यवसाय की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी व्यवसायी जब व्यवसाय करता है, उन्हें किन एथिक्स का ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने लाभ को कमाना चाहिए। लाभ कमाए लेकिन उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको भी वो लाभान्वित करे, कानून का ध्यान रखे, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के करों को ध्यान में रखते हुए उन्हें चुकता करे, स्वयं भी आगे बढ़े, अपने हितैषियों, हितधारकों को भी आगे बढ़ाए, सबको लाभ कमाने की कोशिश में रहे और स्वयं भी लाभ कमाए। ये उसके आसपास जितना भी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का कल्याण हो। इस सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कोई भी व्यवसाय जब आगे बढ़ता है तो वो अपने आप में फलता फूलता है और यही एंटरप्रेन्योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी भी व्यवसाय की सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आता है। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद, नमस्कार। क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह का बिजनेस शुरू करें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? तो ज्यादा ना सोचें। बिजनेस की सफलता आपके जुनून, समर्पण और धैर्य पर निर्भर करती है। और आज हम कुछ सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे सफल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जो कि लोगों के लिए लाभदायक साबित हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सबसे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड एक लेटेस्ट मेथड है जो प्रिंटिंग की गुणवत्ता प्रीवियस मेथड से काफी अलग है। सीधे शब्दों में कहें तो ऑफसेट प्रिंटिंग एक ऐसी विधि है जिसका इस्तेमाल चित्रों या छवियों को कागज, धातु, लकड़ी, कपड़े और चमड़े के ऊपर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आजकल स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। उन्हें स्टेशनरी, किताबें या अन्य मुद्रित सामग्री की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसीलिए ऑफसेट प्रिंटिंग का एक अच्छा स्कोप है, खासकर अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आपको अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 4 से 5 वर्कर्स की जरूरत होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो प्लांट स्टार्ट करने के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपको 22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन अगर कहीं आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ 6 लाख रुपए की लागत आएगी। आप इस बिजनेस से लगभग 15 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी आसानी से कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो है ड्राई क्लीनिंग बिजनेस।
ड्राई क्लीनिंग बिजनेस कपड़ों के टेक्सचर, कलर, क्लीनिंग और मेंटेनेंस से संबंधित होती है। डेडिकेटेड सिल्क गारमेंट, सूट्स, ब्लेजर्स और पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए ड्राई क्लीनिंग को ही प्रेफर किया जाता है। कुछ दाग ऐसे होते हैं जिन्हें साधारण डिटर्जेंट की मदद से कपड़ों से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए ड्राई क्लीनिंग की प्रक्रिया ऐसे दागों को हटाने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रोसेस से न सिर्फ कपड़े साफ होते हैं बल्कि इसके गेटअप, टेक्सचर, अपीयरेंस और कलर में भी सुधार आता है। आजकल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम और शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस को प्रेफरेंस दी जाती है और ये एक बहुत लाभदायक बिजनेस बन गया है। वहीं इस बिजनेस को आप स्मॉल स्केल के साथ साथ लार्ज स्केल पर भी शुरू कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ड्राई क्लीनिंग प्रक्रिया काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। ये एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। अगर आप इस बिजनेस को इनिशियल स्टेज पर शुरू करते हैं तो आपको लगभग 8 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इस बिजनेस को 25 से 30% प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप आसानी से रन कर सकते हैं। वहीं एरिया के तौर पर आपको 100 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और पूरे प्लांट को रन करने के लिए लगभग 6 से 8 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए आपको 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। साथ ही आपको इसके लिए 1 एकड़ एरिया, 80 से 100 वर्कर्स और 90 से 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत होगी। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया पर, जो है कार वॉशिंग यूनिट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल कार वॉशिंग यूनिट आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है? जिस तेजी से आज के समय में रोड्स पर व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए भारत में कार वॉशिंग इंडस्ट्री एक लीडिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है। और आज के समय में कार वॉशिंग बिजनेसेस सिर्फ कार की सफाई तक सीमित नहीं है। इस बिजनेस में आप कार क्लीनिंग, रीबिल्डिंग, वॉशिंग और कोटिंग आदि भी कर सकते हैं, जिसकी कस्टमर्स द्वारा लगातार मार्केट में मांग बनी हुई है। एक बार आपका कार वॉशिंग बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद आप इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल भी शामिल है। वहीं अगर जगह की बात करें तो आप इस बिजनेस को 1000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं, जिसमें काम करने के लिए आपको 4 वर्कर्स यानी एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, जिसमें 3 वॉशिंग पर्सन होंगे और 1 आपका होगा सुपरवाइजर। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पूरे कार वॉशिंग यूनिट को चलाने के लिए आपको 5 से 7 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होती है। और बात करें प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस से आप आसानी से 35 से 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त करके आसानी से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं।